नमस्कार बच्चों। आज हम फिर एक बार लेके आए हैं कैप्टन बत्ता क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है कि कल के वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में चर्चाएं की थी, जिसमें उसके उद्भव, उसके विस्तार, उसके काल और वहाँ के जो मुख्य प्रमुख स्थल और उसके साथ साथ वहाँ की कुछ विशेषताओं पर हमने चर्चा किया था। आज हम लोग इसके दूसरे पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या थी। वहाँ के कल्चर के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा वो होगा वहाँ की राजनैतिक व्यवस्था। राजनैतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडस वैली। सिविलाइजेशन। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था की बात किया जाए तो इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। पुरातात्विक खुदाइयों के बाद उसमें से जो वस्तुएं निकल कर के आई हैं उसके आधार पर यह अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक नियंत्रण था वह किनके हाथ में रहा होगा। यह अनुमान है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा इतिहास अनुमान के आधार पर ही लिखा गया है, क्योंकि इसके संदर्भ में जो लिपि प्राप्त हुई है उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसको भी हम लोग उसी आधार पर देखने और समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी बहुत विकसित सभ्यता थी, बहुत एडवांस थी। वहाँ पर नगरों का पूरा जाल बिछा हुआ था। वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। वहाँ के भवन, वहाँ के सड़कें, वहाँ पर नालियाँ, पानी के निकास की जो व्यवस्था थी वह उत्तम कोटि की थी, हाई क्वालिटी की थी। ऐसी स्थिति में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी वर्ग इसका नियंत्रण करता रहा होगा वह समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग रहा होगा। अब चूंकि अगर समाज की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित वर्ग का साक्ष्य मिलता है, व्यापारी वर्ग का साक्ष्य मिलता है, धार्मिक वर्ग का साक्ष्य मिलता है और सेवक वर्ग का साक्ष्य मिलता है। अब ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर एक मतलब जो है कन्फ्यूजन की स्थिति आती है, भ्रम की स्थिति आती है कि इसका नियंत्रण किसके हाथ में रहा होगा। तो इसके संदर्भ में इतिहासकारों ने अपने अलग अलग जो है व्यूज दिए हुए हैं, लेकिन जो एक सर्वमान्य मतलब जो है स्वीकृति है उसके संदर्भ में कहा जाता है। इस पर एक क्वेश्चन भी आ चुका है और अक्सर एक क्वेश्चन इसी नेचर के रूप में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक नियंत्रण किस वर्ग के लोगों के हाथ में था। तो इसका जो एक आंसर आता है, पहले मैं उसी पॉइंट को कोड कर देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजनीतिक नियंत्रण था वह कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके हाथ में रहा होगा। अब कुलीन वर्ग का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? कुलीन वर्ग का मतलब होता है समाज का वह वर्ग जो डोमिनेटिंग हो, जो महत्वपूर्ण हो। तो इस आधार पर इतिहासकारों ने यह बताया कि सिंधु सभ्यता में कुलीन जनतंत्रात्मक व्यवस्था, कुलीन जनतंत्रात्मक व्यवस्था अस्तित्व में रही होगी। अब इस कुलीन वर्ग के अंतर्गत कौन था, इसके संदर्भ में कोई एविडेंस नहीं मिलता। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस वर्ग के अंतर्गत व्यापारी आते थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस वर्ग के अंतर्गत पुरोहित लोग आते थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्रशासनिक महकमा था वह इस वर्ग के अंतर्गत आता था, या कुछ लोग ये बताते हैं
कि जो सेवक वर्ग था वह इसके अंतर्गत आता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, इसलिए हम जितना इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है उसी को मान के चलेंगे। जब भी हमारा इस पर कभी क्वेश्चन बनेगा तो हमारा जो उसका आंसर होगा वो होगा कुलीन जनतंत्रात्मक व्यवस्था। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो संस्कृति थी, राजनीतिक संस्कृति थी, वह इस वर्ग के नियंत्रण में रही होगी। बाकी अन्य कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो है राजतंत्र था, कुछ लोग कहते हैं कि व्यापारियों का पूरा नियंत्रण था। कुछ भी रहा हो, लेकिन कोई स्पष्ट एविडेंस नहीं दे पाता। जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, लोथल, कालीबंगा या तमाम स्थल प्रकाश में आए, वहाँ से खुदाइयाँ कराएगी। खुदाइयों के बाद उनसे जो एविडेंसेज मिले उसके आधार पर इसको निर्धारित करने का प्रयास किया गया। अब अगर देखा जाए तो जो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे, नगरों की बात किया जाए तो नगरों का एक व्यवस्था था, एक सिस्टम था। नगर जो होते थे वो 2 भागों में बटे होते थे। ये इस तरीके से, ये पूर्व का भाग था और ये पश्चिम का भाग हुआ था। इसमें 2 भाग होते थे। तो ये जो पश्चिमी भाग था इसे दुर्ग कहते थे, और ये जो पूर्वी भाग था यह सामान्य नगर के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब जो आम लोग थे वह नगर के जो है पूर्वी भाग में रहते थे, जो प्रशासनिक वर्ग के लोग थे वो नगर के पश्चिमी भाग में रहते थे। और इसके साथ साथ ये भी एविडेंस मिले हुए हैं कि जो भी नगर थे वो जो है व्यवस्थित तरीके से नदियों के किनारे काफ़ी ऊंचे टीले पर बसाए जाते थे। तो ये जो व्यवस्था निकल कर के आती है इसका तो एविडेंस मिल जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि उसका नियंत्रण किसके हाथ में रहा होगा। इन्हीं सब तथ्यों को अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों ने यह बताने का प्रयास किया कि यह व्यवस्था इस वर्ग के हाथ में रही होगी। अब इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं कि वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से नियंत्रित होती थी, या वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। ये दूसरा पार्ट है इसका। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था। सोशल सिस्टम। अब किसी भी संस्कृति का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर समाज जो है उस संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर समाज की बात किया जाए तो वो जो समाज था वह मातृसत्तात्मक समाज था। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मातृसत्तात्मक समाज था, मतलब मैट्रिसाइड जो है वहाँ का सिस्टम था। जैसे आज हम लोग जिस व्यवस्था में जीते हैं उसे कहते हैं यह पुरुष प्रधान या पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन वहाँ का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था। इसका मतलब वहाँ पर स्त्रियाँ जो थी, स्त्रियों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था, या स्त्रियाँ समाज में जो है मतलब जो है महत्वपूर्ण मानी जाती थी, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था कहा गया। और उसके साथ साथ अगर मातृसत्तात्मक के साथ साथ और देखा जाए तो वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ की जो पूरी व्यवस्था थी वह 4 वर्गों में विभाजित थी। जो मातृसत्तात्मक समाज था उसमें एक पुरोहित वर्ग था, दूसरा जो था वह व्यापारी वर्ग था, तीसरा जो वर्ग था वह प्रशासनिक वर्ग था, और जो चौथा वर्ग था वह सेवक वर्ग था। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज 4 वर्गों में विभाजित था, पुरोहित वर्ग, व्यापारिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और सेवक वर्ग। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके बीच कोई विभाजक रेखा नहीं थी। इनके बीच कोई विभाजक रेखा नहीं थी। हाँ, इनके काम निश्चित तौर पे बटे रहे होंगे। जैसे पुरोहित वर्ग, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों की जब खुदाइयाँ कराई गई तो वहाँ से धर्म के बहुत सारे एविडेंस मिले, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली, धर्म का मतलब जो है अस्तित्व वहाँ पे दिखाई पड़ा। तो निश्चित तौर पे किसी भी समाज में जब धर्म का एग्जिस्टेंस होता है, धर्म का महत्व रहता है, इम्पॉर्टेंस रहता है, तो वहाँ पर धर्म को लीड करने वाला एक वर्ग होता है जिसे हम पुरोहित वर्ग कह सकते हैं। तो पुरोहित वर्ग का अस्तित्व वहाँ पे रहा होगा। चूँकि जो सिंधु सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी।
ऐसी स्थिति में नगरीकरण का जो प्रमुख कारण होता है वह व्यापार और वाणिज्य होता है। इसका मतलब वहाँ पर जो है व्यापारी वर्ग का भी अस्तित्व रहा होगा। चूँकि नगरों को बहुत व्यवस्थित तरीके से एक सिस्टम में, एक पैटर्न पर बसाया गया था, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रशासन का भी अपना अस्तित्व रहा होगा, प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। चूँकि जब व्यवस्था इतने एडवांस लेवल पे गई, इतनी उच्च कोटि पर गई, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक वर्ग जरूर रहा होगा जिसे आप जो है सेवक वर्ग, या आज हम लोग जिसे कहते हैं सर्विस सेक्टर कहते हैं, उसके अस्तित्व के बारे में नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का समाज था वह 4 वर्गों में विभाजित था, लेकिन उनके बीच कोई विभाजक रेखा नहीं थी। इसके साथ साथ किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अन्य जो गुण होते हैं, जो फीचर होते हैं, जैसे वहाँ पर लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा, विवाह या तमाम प्रकार के जो रीति रिवाज थी वह सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो सिंधु सभ्यता के अलग अलग स्थलों की जो खुदाइयाँ कराई गई, तो उन खुदाइयों से इसके भी साक्ष्य मिले हैं कि सिंधु सभ्यता में जो लोग थे वहाँ पर विवाह की पद्धति थी। विवाह, अंतरजातीय विवाह भी होते रहे होंगे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि लोग जो है विवाह एक जात से दूसरे जात में करते रहेंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था को वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ के लोग अंतरजातीय विवाह करते रहे होंगे। स्त्री पुरुष दोनों के जो एविडेंस मिलते हैं, इसके संदर्भ में कहा सकता है कि स्त्रियाँ भले ही समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी, मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन पुरुषों का अस्तित्व कम नहीं था। और वे लोग, अगर उनके पहनावे के रूप में देखा जाए, तो जो स्त्रियां कपड़े पहनती थी कमर के नीचे घुटने तक, जिसे घाघरा आप कर सकते हैं, उसके ऊपर का जो पार्ट है जो स्कर्ट के रूप में पहनाता है, उसके एविडेंस मिले हुए हैं। उसके साथ साथ वो लोग जो है सालनुमा कुछ मतलब जो है कपड़े होते थे जिसको ओढ़ करके चला करते थे। पुरुष भी जो है धोती पहनते थे और जो है वो साल ओढ़ा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों में सौंदर्य प्रसाधन को, कॉस्मेटिक का भी एविडेंस मिलता है। सौंदर्य प्रसाधन के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। चंदू हड़ों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला हुआ है। वहाँ से पाउडर सीप को जो है जला करके उसका पाउडर बनाया जाता था, उसका लोग लेप लगाते थे। तो सौंदर्य प्रसाधन का भी एविडेंस मिलता है। मनोरंजन के रूप में देखा जाए तो वे लोग घुड़दौड़, वे लोग जो है आखेट करते थे, बैलों को दौड़ाते थे, पासा खेलते थे। इसके संदर्भ में समाज के जो फीचर होते हैं वो भी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर आप कहते हैं कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में जो समाज के विभिन्न पहलू होते हैं उसका एविडेंस विभिन्न स्थलों की खुदाइयों के बाद देखने को मिल जाता है। खान पान की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे शाकाहार और मांसाहार दोनों करते थे। शाकाहार के रूप में वे विभिन्न अन्न का उत्पादन करते थे, जैसे गेहूँ, सरसों, चना, मटर इत्यादि का उत्पादन करते थे। उसके साथ वे मांसाहार करते, विभिन्न पशुओं को पालते थे, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, इन पशुओं का पालन करते थे। और जो है मछली वगैरह को भी वो लोग मारते रहेंगे, जल से निकालते रहेंगे, क्योंकि मछली मारने के कुछ कांटे मिले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों करते थे। मांसाहार के जो साक्ष्य मिले हैं खुदाइयों में, वहाँ से जो किचन मिले हैं, किचन के आसपास जो नालियाँ थी वहाँ से जो है हड्डियों के कुछ एविडेंस मिले हुए हैं। इस आधार पर कहा सकता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे मांसाहार भी करते रहे होंगे। शाकाहार के बारे में हमने चर्चा कर लिया कि चूँकि अनाज का उत्पादन करते थे तो वे निश्चित तौर पर जो है वे शाकाहार का प्रयोग करते रहेंगे, अनाज का भी प्रयोग करते रहेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से देखने को मिलती है। अब वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को देखा जाए कि वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी वह किस प्रकार से संचालित होती थी। तो आर्थिक व्यवस्था के रूप में वहाँ का जो इकोनॉमिकल सिस्टम था, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वह कृषि और व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोग नदियों के किनारे बसे हुए थे। नदियों के किनारे बसे होने के कारण नदियों के किनारे नदियों में बाढ़ आती थी। बाढ़ के उतर जाने के बाद नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि की जो एक
परत बनती थी, लेयर बनती थी, वहाँ पर वे लोग जो है अन्न को बोते थे और उसके बाद उसका उत्पादन करते थे। सामान्यतः रबी की फसल का उत्पादन वहाँ पर ज़्यादा होता था। वर्षा ऋतु के बाद नवंबर के महीने में वहाँ पर रबी की फसल की बुआई की जाती थी और इसे अप्रैल के महीने तक काट लिया जाता था। फसल का उत्पादन सिंध सभ्यता के लोग अधिशेष में करते थे, आवश्यकता से अधिक करते थे, जिसका एविडेंस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हुए जो अन्नागार हैं उससे पता चलता है कि सिंध सभ्यता के लोग आवश्यकता से अधिक अन्न का उत्पादन करते थे, उसका भंडारण करते थे और उसका वे लोग निर्यात भी करते थे। निर्यात के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह व्यापारी व्यवस्था को शो करता है, जिसको हम अभी व्यापार के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि सिंध सभ्यता के जो लोग थे वे किन वस्तुओं का जो है निर्यात करते थे, किन का आयात करते थे, वहाँ की व्यापारी गतिविधियाँ किस प्रकार संचालित होती थी, उसको हम व्यापार वाणिज्य के सेक्शन में देखेंगे। और यहाँ पर और भी अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जैसे कि कृषि का उत्पादन होना, व्यापार वाणिज्य को लेकर के चलना, और इसके साथ साथ ये लोग जो आयात निर्यात करते थे, आयात निर्यात में जो वस्तुएं मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती थी, वहाँ उन वस्तुओं का पाया जाना इस बात को शो करता है कि सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न वस्तुओं का, अपनी आवश्यकता के विभिन्न वस्तुओं का जो है दूसरे स्थानों से, जिसे आप विदेश कह सकते हैं, वहाँ से अपने लिए आयात करते थे। चूँकि वहाँ पर वस्त्र विनिमय प्रणाली का सिद्धांत देखने को मिलता है, क्योंकि सिंध सभ्यता की विभिन्न स्थलों की खुदाइयों से पता चलता है कि वहाँ पर जो लेन देन होता था वह वस्त्र विनिमय के माध्यम से होता था, क्योंकि खुदाइयों में इसके एविडेंस मिले हुए हैं। अब वहाँ की धार्मिक व्यवस्था को अगर देख लिया जाए तो यहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था थी इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। धार्मिक व्यवस्था, रिलीजियस सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म के विभिन्न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, लोथल, कालीबंगा, जो तमाम स्थल प्रकाश में आए, वहाँ की खुदाइयाँ कराई गई। खुदाइयों के बाद वहाँ से बहुत सारे देवी देवताओं की जो है मूर्तियाँ मिली, जैसे मात देवी की प्रतिमा हड़प्पा से मिली हुई है, पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से ही मतलब जो इसका ग्रेट बात का साक्ष्य मिला हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है, विभिन्न जो है तावीज़ विभिन्न स्थलों से मिले हुए हैं। तावीज़ मिलने का मतलब वहाँ के जो लोग थे वो तंत्र मंत्र इन सब भूत प्रेत में भी विश्वास किया करते थे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सिंध सभ्यता में धर्म के विभिन्न आयाम थे। सिंध सभ्यता के लोग विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते थे। वहाँ जल पूजा अस्तित्व में थी, वहाँ पे वायु पूजा अस्तित्व में थी, अग्नि पूजा अस्तित्व में थी, स्त्री पूजा अस्तित्व में थी और पुरुष पूजा अस्तित्व में थी। इन सब के एविडेंस मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से यज्ञ के साक्ष्य मिले हुए हैं, क्योंकि इन दोनों स्थलों से अग्निकुंड मिला हुआ है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सिंध सभ्यता के जो लोग थे वो विभिन्न देवी देवताओं की विभिन्न स्वरूपों में उपासना करते थे। इन सब के बावजूद एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है कि सिंध सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलन में थी, अस्तित्व में थी, लेकिन सिंध सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, या कोई ऐसा जो है स्थल नहीं मिला है जिसे उसे किसी धार्मिक स्थल कह दिया जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंध सभ्यता में मूर्ति पूजा तो अस्तित्व में थी, लेकिन वहाँ से किसी मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। तो ये सिंध सभ्यता के लोगों की धार्मिक विशेषताएं थी। अब इसके बाद सिंध सभ्यता की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो है व्यापार और वाणिज्य। इसको एक अलग उसमें हम लोग हेडिंग में देख लेते हैं कि व्यापार वाणिज्य की वहाँ पर जो स्थितियाँ थी। चूँकि व्यापार और वाणिज्य में क्वेश्चन बनता है, अगर व्यापार और वाणिज्य की स्थिति देखा जाए, व्यापार एवं वाणिज्य मतलब ट्रेड एवं कॉमर्स, ट्रेड एवं कॉमर्स की स्थिति वहाँ पर क्या थी, तो इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है या जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सिंध सभ्यता के नगरीकरण के पीछे का जो प्रमुख वजह थी वो वहाँ का विदेशी व्यापार था।
विदेशी व्यापार वहाँ पर विकसित अवस्था में था। इसके एविडेंस मिले हैं। लोथल जो बंदरगाह है वह भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में भोगो आदि के तट पर गुजरात राज्य में जो लोथल बंदरगाह है उसकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वे दो मार्गों से व्यापार करते थे। एक तो स्थल मार्ग से जो अफ़गानिस्तान और ईरान से होकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचता था। जो दूसरा मार्ग था वह जल मार्ग था जो फारस की खाड़ी से होकर गुजरता था। मेसोपोटामिया के लोग फारस की खाड़ी से मकरान तट होते हुए लोथल तक पहुंचते थे। जो सुमेरियन अभिलेख हैं उन अभिलेखों को पढ़ा गया है। उन अभिलेखों में इस बात का जिक्र मिलता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो बहरीन द्वीप जिसे दिलमुन का उल्लेख वहाँ मिलता है। वहाँ मिलता है कि जो मेसोपोटामिया से लोग जो है फारस की खाड़ी, ये मेसोपोटामिया है, यहाँ से फारस की खाड़ी का जो एरिया है, यहाँ से जो है फारस की खाड़ी में जाते थे। तो यहाँ पर जो है एक स्थल आपको मिलेगा वो बहरीन के रूप में, जिसे आज बहरीन द्वीप हम लोग कहते हैं, बहरीन द्वीप। और इसको वहाँ के अभिलेखों में दिलमुन कहा गया है। दिलमुन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिलमुन क्या था। तो दिलमुन एक स्थल था जहाँ पर मेसोपोटामिया के लोग जब व्यापारी जहाज़ों को लेकर चलते थे तो वे लोग बहरीन द्वीप दिलमुन में रुका करते थे। और उसके बाद ये लोग आगे पहुँच करके लोथल पहुँचते थे और ये मकरान तट होते हुए, तो इसमें 3 स्थान, मकरान तट था, लोथल था, दिलमुन था, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और लोथल न कहते, लोथल तो बंदरगाह था, लेकिन ये लोग जब व्यापारी यहाँ से चलते थे तो ये मेलुहा पहुँचते थे। मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है वहाँ के अभिलेखों में। दिलमुन, मकरान और मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है। मेलुहा शब्द का जो प्रयोग है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया है। मेलुहा शब्द से मतलब है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। और दिलमुन जो मध्यस्थ की, इस व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, इसके लिए जो है मतलब बहरीन द्वीप, जो बहरीन द्वीप है इसको जो है दिलमुन कहा गया है। और जो मकरान तट है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसके बाद जो है लोथल बंदरगाह। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था उस व्यापार में 3 स्थानों का जो बार बार जिक्र आता है। एक है मेलुहा, दूसरा है दिलमुन और तीसरा है मकरान तट। तो दिलमुन का प्रयोग जो बहरीन द्वीप के लिए किया गया है, मेलुहा का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया है, और मकरान तट जो आज का मकरान तट है जो लोथल से जुड़ा हुआ है उसको कहता था। तो इस प्रकार इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब यह जो व्यापार था, जैसे कि मैंने थोड़ा सा पहले चर्चा किया था कि वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, एक वस्तु को लेना दूसरे वस्तु को देना। सिंधु घाटी सभ्यता से अनाज का अधिशेष उत्पादन होता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे अनाज का निर्यात करते थे और उसके बदले में वे मेसोपोटामिया से सोना, वहाँ से जो है चांदी, जो है कुछ कीमती पत्थर, इन वस्तुओं का निर्यात किया करते थे। इसका एविडेंस मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग जो अन्य वस्तुओं का जो आयात किया जाता था, इसके संदर्भ में एक मैं आपको सूची देना चाहूँगा कि जो आयातित वस्तुएं थी, आयातित वस्तुएं ये कहाँ से आती थी? तो इसमें जैसे सोना था, सोना दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। चांदी जो थी वो ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाई जाती थी। और जो फिरोजा एक पत्थर होता है ये भी अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। उसके साथ साथ इमारती लकड़ियाँ, ये हिमालय क्षेत्र से मंगाई जाती थी।
तो ये तांबा ये राजस्थान से मंगाया जाता था, और संगमरमर भी राजस्थान, ये जो था खेतड़ी खान, आज भी फेमस है तांबे के लिए खेतड़ी खान, और जो संगमरमर था वो राजस्थान के जो है मकराना की खान से मंगाया जाता था। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में सोना, चांदी, फिरोजा, इमारती लकड़ी, तांबा या संगमरमर का आयात किया जाता था, और इनके क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं कि इन क्षेत्रों से ये वस्तुएं वहाँ पर मंगाई जाती रही होंगी। इस प्रकार ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार जो था वह अपनी विकसित अवस्था में था, और इन्हीं व्यापारिक गतिविधियों के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई। अब इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अगर इसके पतन की बात किया जाए, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसके संदर्भ में इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग व्यूज दिए गए हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, चूँकि एक यक्ष प्रश्न है इतिहासकारों के सामने कि जो सभ्यता इतनी विकसित अवस्था में थी, इतना एडवांस थी, अचानक इसका पतन क्यों हो गया। इस पर भी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। जो व्यूज, जो तथ्य निकल कर के आए हैं उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके 5 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला जो कारण मानाता है वो है आर्यों का आक्रमण, दूसरा है बाढ़, तीसरा है सूखा, चौथा है प्रशासनिक शिथिलता, और 5वां कारण है भूकंप। ये 5 कारण माने जाते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन इन वजहों से हुआ होगा। इसके संदर्भ में हम एक एक लाइन आपको बताना चाहेंगे कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस संस्कृति का उद्भव या विकास भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में हुआ वह आर्य संस्कृति का हुआ। तो इस संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण के बाद ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। दूसरा कारण बाढ़ को माना जाता है। बाढ़ के संदर्भ में इतिहासकारों का मानना है चूँकि जो सिंधु सभ्यता थी वो नदियों के किनारे बसी हुई थी, नदियों में हर साल बाढ़ आती थी। बाढ़ की विभीषिका से लोग, वहाँ के लोग जो है सदैव संघर्ष करते थे। जब वे बाढ़ की विभीषिका को रोक नहीं पाए तो वे धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट होने लगे, और इस प्रकार वहाँ से लोगों के चले जाने के बाद सिंधु सभ्यता खंडहर में तब्दील हो गई। ये बाढ़ के रूप में माना जाता है। जो लोग सूखा को मान के चलते हैं वो ये मान के चलते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वह सूखे की वजह से हुआ, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ वह उस क्षेत्र में आने वाली लगातार बाढ़ों के बाद नदियों के किनारे जो अनाज का सरप्लस उत्पादन होता था, वहाँ की व्यवस्था वहाँ संचालित होती थी, वहाँ से अनाज का वहाँ के लोग जो है निर्यात करते थे, उससे वहाँ की व्यवस्था जो है विकास कर रही थी। अचानक जब उस क्षेत्र का नगरीकरण हुआ, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में वनों जंगलों को साफ कर दिया गया, वर्षा की मात्रा वहाँ कम हो गई। वर्षा की मात्रा कम होने की वजह से वहाँ पर उत्पादन कम हो गया। जब उत्पादन कम हो गया तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करना कठिन होने लगा। इसलिए वे लोग धीरे धीरे उस क्षेत्र को छोड़ करके पलायन करना शुरू किए, और वह क्षेत्र जो है पूरी तरह से निर्जन हो गया, और इस तरीके से उस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग ये हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये वजह नहीं है। सिंधु सभ्यता के पतन का जो प्रमुख कारण है वह है प्रशासनिक शिथिलता। तो इस पर भी इतिहासकारों के जो व्यूज हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता के विकास का जो कारण था वह प्रशासन की जो सुदृढ़ता थी, इस वजह से वह सभ्यता इतने मतलब जो विकसित अवस्था में पहुंची। लेकिन जब प्रशासन वहाँ का कमज़ोर हुआ, ढीला पड़ गया, प्रशासन को नियंत्रित करने वाले लोग जब कमज़ोर हो गए, वे उस व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पाए। इस वजह से प्रशासनिक शिथिलता की वजह से व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, और उस अव्यवस्था के कारण लोग धीरे धीरे वहाँ से पलायन करना शुरू किए, और धीरे धीरे वह व्यवस्था जो थी वह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई। और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, उस क्षेत्र में एक भयानक भूकंप आया था, इसलिए वह व्यवस्था जो थी वो पतन की ओर चली गई। इसके संदर्भ में कहा था चूँकि पूरी की पूरी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी, नदियों
में हर साल बाढ़ आती थी। बाढ़ की वजह से नदियों के किनारे में कटान होते थे, कटान से भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लगातार यह प्रक्रिया जब दोहराई जाती रही तो वहाँ पर भूकंप आने शुरू हो गए और भूकंप की विभीषिका को लोग भूकंप की विभीषिका को लोग जो है डिफेंड नहीं कर पाए, वे लोग उससे लड़ नहीं पाए। इसलिए लोग धीरे धीरे, कुछ लोग तो भूकंप आने से वहाँ पे वहीं पर मर गए, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। जो लोग बचे हुए थे वे वहाँ से पलायन कर गए। इस तरीके से सिंधु घाटी के पतन के बारे में भूकंप को जो है जस्टिफाई करने का प्रयास करें। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी, इस पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। अब हो सकता है जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाए तो वहाँ से कुछ और ही चीज़ें निकल करके आए, लेकिन वो चीज़ें अभी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जब तक वहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जाता तब तक इन्हीं तथ्यों को ले करके हमको चलना पड़ेगा। इस तरीके से यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अंत में एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, हमारा पूरा जो ये लेक्चर है यह एनडीए के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि एनडीए के एग्ज़ाम का जो नेचर है उसमें जो एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट है, प्राचीन इतिहास का जो भाग है, उसमें से मैक्सिमम एक क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाता, लेकिन हम इसको लेकर नहीं चलेंगे कि नहीं अगर आ गया तो हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हम पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हर चैप्टर से ये प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हम उसको कर ले जाएं। तो ऐसे जैसा कि मैंने पूर्व के पेपरों में देखा है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है वह वहाँ के फीचर पर पूछा गया है। इसलिए हमारा जो पूरा फोकस रहा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फीचर या वहाँ की प्रमुख विशेषता क्या थी। मुझे विश्वास है कि अगर इन वीडियोज़ को अगर आप बार बार देखेंगे तो जो क्वेश्चन आपका बनने जा रहा है या जो क्वेश्चन बनेगा वह इसमें से निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगा। और आगे के जो वीडियोज़ हैं इसके लिए हम आपको जो है बनाते रहेंगे, देते रहेंगे। अगला वीडियो हम आपको नेक्स्ट जो है उसमें देंगे जो वैदिक संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद।